हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद की भावना। और यूरोप क्या है? यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारी कंट्री है, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ग्रीस, बेल्जियम। तो जब हम बोलते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप, तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो राष्ट्रवाद की भावना है वो यूरोप की एक कंट्री से शुरू होती है और धीरे धीरे यूरोप की बाकी कंट्री में फैल जाती है। अब जब हम नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक कंट्री का नाम लेते हैं, वो है फ्रांस। फ्रांस में पहली बार हमको एक क्लियर कट रेवोल्यूशन देखने को मिलता है और धीरे धीरे ये जो रेवोल्यूशन है यूरोप की दूसरी कंट्री में फैल जाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक लंबी सी ट्रेन है, उसका जो इंजन है वो फ्रांस है और बाकी के जो डब्बे हैं वो यूरोप के दूसरे देश हैं। जो भी इंजन करता है बाकी के डब्बे फॉलो करते हैं। सिमिलरली जो भी फ्रांस करता था यूरोप के दूसरे देश उसको फॉलो करते थे, उसको कॉपी करते थे। तो जैसे जैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन होने लगा, यूरोप के दूसरे देशों में भी रेवोल्यूशन होने लगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि रेवोल्यूशन हो क्यों रहा था। तो 19th सेंचुरी के यूरोप की बात करते हैं। उस टाइम मल्टी डायनेस्टिक अंपायर्स हुआ करते थे, यानी राजाओं का शासन हुआ करता था, जिसको मोनार्कियल रूल कहा गया है, जिसको एब्सोल्यूटिस्ट कहा गया है। यानी जब एक इंसान के हाथ में पावर होती थी देश को चलाने की, लॉज को बनाने की, लोगों के हाथ में पावर नहीं था। बेसिकली जो कंट्रीज थी वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नहीं थी। लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं था, जो चाहे वो बोलने का अधिकार नहीं था, प्रेस को जो चाहे वो छापने का अधिकार नहीं था। बेसिकली मोनार्कियल रूल हुआ करता था। लेकिन 19th सेंचुरी में इतने सारे रेवोल्यूशन होते हैं कि हमको एंड रिजल्ट उसका देखने को मिलता है नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट एक ऐसी टेरिटरी होती है जहाँ पे लोग एक कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं, उनकी एक शेयर्ड हिस्ट्री होती है या उनका डिसेंडेंट सेम होता है। जैसे कि आप और मैं वैसे तो अलग अलग हैं, लेकिन हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी क्या है कि हम भारत के वासी हैं। आप और मेरी एक शेयर्ड हिस्ट्री है कि कैसे हमारा जो देश था पहले ब्रिटिश के अंडर हुआ करता था, फिर क्रांतिकारी लोगों ने जन्म लिया और हमारे देश को आज़ाद कराया। तो 19th सेंचुरी में इतने सारे रेवोल्यूशन होते हैं कि हमको मल्टी डायनेस्टिक अंपायर से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब दोस्तों, हमारे चैप्टर की शुरुआत एक फोटो के साथ होती है। फोटो में आसमान में एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, क्राइस्ट दिखाई दे रहे हैं। जो नीचे फोरग्राउंड है, जो अर्थ है, वहाँ पे जो राजाओं के मुकुट है वो टूटे हुए पड़े हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई दे रही है। लोग दिखाई दे रहे हैं जो बड़ी दूर से चले हुए आ रहे हैं। उनके हाथ में अलग अलग देश के झंडे हैं। कुछ लोग हैं जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे निकल चुके हैं, कुछ देश हैं जो लिबर्टी तक पहुंच रहे हैं और कुछ लोग हैं जो अभी बड़ी दूर हैं। तो ये सारी ही चीज़ें कुछ न कुछ सिंबलाइज कर रही है। तो दोस्तों, इस फोटो को किसने बनाया था? इस फोटो को 1848 में फेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाया था और उसने इस फोटो को नाम क्या दिया था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। और ये उसका एक ड्रीम था। अब ड्रीम क्यों था? जैसा कि हमने बात करी कि 19th सेंचुरी में मोनार्कियल रूल हुआ करता था। ये इमेजिन करना भी कि अलग अलग देश बन चुके हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बन चुके हैं, लोगों के हाथ में पावर आ गया है, तो ये एक तरीके से ड्रीम ही हुआ करता था। लिबर्टी हम देख सकते हैं जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है। अर्थ पे हम देख सकते हैं कि जो राजाओं के मुकुट है वो टूटे हुए पड़े हैं, जो सिंबलाइज कर रहा है कि जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन थे, यानी राजाओं का जो रूल था वो खत्म हो चुका है। जैसे आप स्कूल से आते हो तो आप बैग फेंक देते हो, जूते निकाल देते हो, आप ये बता देते हो कि आप अब स्कूल के चंगल से बाहर आ चुके हो, आप एक इंडिपेंडेंट इंसान बन चुके हो। सिमिलरली जो राजाओं के मुकुट है वो टूटे हुए पड़े हैं, जो ये बता रहे हैं कि मोनार्कियल रूल खत्म हो चुका है, देश जो है वो रिपब्लिक नेशन बन चुके हैं। In Sorio's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि सोरियो के विजन को यूटोपियन विजन कहा गया है। यूटोपियन विजन का मतलब है सोसाइटी की एक ऐसी आइडल कंडीशन जो इतनी ज़्यादा आइडल है कि उसका एग्जिस्ट करना नामुमकिन है।
अब ये तो एक यूटोपियन विजन ही हुआ ना, क्योंकि उस टाइम पे तो मोनार्कियल रूल था। तो ऐसा इमेजिन करना भी कि नेशन स्टेट बन चुके हैं, रिपब्लिक नेशन बन चुके हैं, लोगों के हाथ में पावर आ गई है, अलग अलग देश बन चुके हैं, तो ये सोचना भी बड़ा मुश्किल था। अब हम देख सकते हैं कि जो यूएस है और स्विट्जरलैंड है वो लिबर्टी से आगे निकल चुके हैं, जो ये सिंबलाइज कर रहा है कि जो यूएस है और जो स्विट्जरलैंड है वो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके हैं। नेशन स्टेट क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे लोगों की एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो, शेयर्ड हिस्ट्री हो या डिसेंडेंट सेम हो। फ्रांस स्टैचू तक पहुंच रहा है, जो ये दर्शा रहा है कि फ्रांस अब नेशन स्टेट बनने वाला है। कुछ देश हैं जो अभी काफ़ी पीछे हैं। फ्रांस को कौन फॉलो कर रहा है? जर्मनी। तो शी इज़ फॉलोड बाय पीपल ऑफ जर्मनी बेयरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। जर्मनी के फ्लैग का कलर क्या है? ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। और कुछ देश हैं जो अभी काफ़ी पीछे हैं, मतलब नेशन स्टेट बनने में उनको टाइम है। और ऊपर से जो एंजल्स हैं वो इस सीन को ब्लेस कर रहे हैं कि नेशन है जो अलग अलग बन चुके हैं एंड उनकी एक अलग अलग आइडेंटिटी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं फ्रांस की। मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देती हूँ कि फ्रांस में क्या हुआ था, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते। सबसे पहले फ्रांस में मोनार्कियल रूल था, राजाओं का रूल था, राजा राज करा करते थे, लोगों के हाथ में पावर नहीं थी सरकार चुनने की, या प्रेस को फ्रीडम नहीं थी जो चाहे वो छाप सके, तो मोनार्कियल रूल था। उसके बाद फ्रांस बन जाता है रिपब्लिकन, यानी लोग रेवोल्यूशन करते हैं, राजा को गद्दी से उठा देते हैं, मोनार्कियल रूल हटा देते हैं और अब लोग फ्रांस को एक रिपब्लिकन बना देते हैं, यानी अब लोगों के हाथ में पावर आ जाती है सरकार बनाने की, देश को चलाने की। ठीक है, तो कुछ टाइम तक फ्रांस रिपब्लिकन होता है। उसके बाद किसका आता है नंबर? नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट मिलिट्री जनरल होते हैं फ्रांस के और धीरे धीरे वो पावर में आते हैं एंड अल्टीमेटली वो फ्रांस के मोनार्क बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है बैटल ऑफ वाटरलू। नेपोलियन का वॉर होता है 4 देशों के साथ, यानी 4 देश मिलकर नेपोलियन से लड़ते हैं एंड अल्टीमेटली उस बैटल में नेपोलियन हार जाता है एंड कंजर्वेटिव लोगों का रूल आ जाता है। कंजर्वेटिव लोग मतलब जो पुराने लोग होते हैं, जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, बेसिकली ओल्ड ट्रेडिशन में विश्वास रखते थे। उसके बाद रेवोल्यूशनरीज आते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव रूल क्या था? लोगों को इतना फ्रीडम नहीं देता था कि लोग सरकार चुन सके, लोगों के हाथ में फ्रीडम नहीं था। तो कंजर्वेटिव लोगों के खिलाफ कौन खड़े होते हैं? हमारे क्रांतिकारी लोग, जिनको बोला है रेवोल्यूशनरीज। तो फ्रांस में ये सीरीज है जो चलती है। तो अभी हम सेकंड पॉइंट से इस चैप्टर को रिज्यूम करने वाले हैं, मतलब मोनार्कियल रूल खत्म हो गया है और अब हम रिपब्लिकन बन चुके हैं। फ्रांस एक रिपब्लिकन बन चुका है, एक देश बन चुका है जहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी सरकार खुद चुनेंगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो पहला रेवोल्यूशन हमको देखने को मिलता है फ्रांस में इन 1789। उसके पहले फ्रांस में मोनार्कियल रूल हुआ करता था, यानी राजाओं का रूल हुआ करता था, राजा का शासन हुआ करता था। The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen. Sovereignty का मतलब है कंट्री को चलाने का जो कंट्रोल होता है वो। तो इतने सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस देखने को हमको फ्रांस में मिलते हैं, जिसमें जो देश को चलाने की ताकत है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है? मोनार्कियल रूल से ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रेंच सिटीजन के हाथ में। यानी पहले जो फ्रांस था उसको कौन चलाता था? जो राजा होता था वो। लेकिन अब लोगों के हाथ में पावर आ गई थी कि वो अपने सरकार को चुन सकें, लोगों को इलेक्ट कर सकें, चूज कर सकें और देश को चला सकें। तो इस रेवोल्यूशन से ये पता चल गया था कि जो फ्रांस की डेस्टिनी है वो उनके लोगों के हाथ में है। हाउ पीपल डेवलप्ड अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब देखो, जब एक टेरिटरी पे एक राजा रूल करता था ना, तो हमेशा वही राजा तो रूल नहीं करता था, अलग अलग राजा रूल करते थे। तो कभी कभी कल्चर भी बदल जाते थे, एक ही टेरिटरी में अलग अलग कल्चर के राजा भी रूल करते थे। एक राजा आता था, दूसरा राजा आता था, फिर तीसरा राजा आता था। ठीक है, तो राजा बदल जाते थे। तो लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी कि हम इस देश के वासी हैं। तो जब मोनार्कियल रूल खत्म हो जाता है और फ्रांस एक रिपब्लिकन बन जाता है, तो तैयारियां शुरू हो जाती है लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को बनाने की। तो क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं? द आइडियाज ऑफ ला पात्री एंड ले सित्रियन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। आइडिया बताया जाता है ला पात्री का और ले सित्रियन का। ला पात्री का मतलब है फादरलैंड और ले सित्रियन का मतलब है
द सिटीजन्स। तो ये बताया गया था कि जो फ्रांस है वो हमारे पिता के समान है और हम उसके सिटीजन हैं। द न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज इंट्रोड्यूस। एक नया झंडा लाया जाता है। पहले जो झंडा था वो राजा को रिप्रेजेंट करता था, अब जो झंडा होगा वो नेशन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हो? द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय अ बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। पहले क्या होता था, राजा रूल करता था तो उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो एक एक रीजन को जाके देख सके कि क्या हो रहा है, तो वो स्टेट्स जनरल को अपॉइंट कर देता था। लेकिन अब स्टेट्स जनरल को हटा के नेशनल असेंबली बिठाई जाती है, जिसके मेंबर्स कौन इलेक्ट करते हैं, हमारे जो फ्रांस के सिटीजन होते हैं वो। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कॉमरेटेड। अब नए नए गाने लिखे जाते हैं, शपथ ग्रहण की जाती है और जो रेवोल्यूशन में शहीद हो जाते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। पहले जो गाने थे वो राजाओं के नाम पे लिखे जाते थे कि राजा तू तो महान है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, लेकिन अब देश के नाम पे गाने लिखे जाने लगे, शपथ ग्रहण की गई और जो रेवोल्यूशन में शहीद हुए उनको सम्मानित करा गया। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस। एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम आ जाता है, यानी यूनिफॉर्म लॉज आ जाते हैं। पहले राजा और राजा के परिवार को अलग तरीके से ट्रीट करा जाता था, बाकी लोगों को अलग तरीके से ट्रीट करा जाता था, लेकिन अब कानून के सामने सबको इक्वल बना दिया गया है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज का मतलब क्या है, अगर मैं सोचो मध्य प्रदेश में हूँ और मैं महाराष्ट्र जा रही हूँ तो बहुत सारे टैक्स लगते थे, कस्टम ड्यूटीज लगती थी, ठीक है, तो उसको मिटा दिया जाता है, अबॉलिश कर दिया जाता है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स वर अडॉप्टेड। एक ही तरीके का वेट और मेजरमेंट का सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब है जो रीजनल भाषाएं होती थी उसको डिस्करेज करा जाता है और सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे ताकि एक यूनिटी की भावना हो। तो ये सारे चेंजेस करे जाते हैं ताकि लोगों में जो है एक वननेस की भावना, एक यूनिटी की भावना को हम बना सकें। What was the effect of French Revolution? तो जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस करा था कि फ्रांस क्या है, इंजन के समान है, जो भी वो करता है डब्बे फॉलो करते हैं। सिमिलरली जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो स्टूडेंट्स और दूसरे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे वो जेकोबिन क्लब्स बनाने लग गए। जेकोबिन क्लब्स एक पॉलिटिकल क्लब हुआ करता था जहाँ पे सेम सोचने वाले जो लोग थे, सेम थिंकिंग के जो लोग थे वो मिलते थे, पर्टिकुलरली मिडिल क्लास लोग। अब जब मैं बोलूँगी मिडिल क्लास लोग तो मिडिल क्लास में कौन आते हैं, सारे जो बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, तो ये मिडिल क्लास लोग हो गए। तो जब फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ तो बाकी दूसरी जगह भी लोग जेकोबिन क्लब्स बनाने लग गए। स्पेशली इसमें कौन होते थे, मिडिल क्लास लोग। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s. तो जब फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ तो बाकी जगह भी लोग जेकोबिन क्लब्स बनाने लग गए कि हमको भी रेवोल्यूशन करना है, क्योंकि दूसरी जगह पे मोनार्कियल रूल था तो वो भी चाहते थे कि वो एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन बने। तो दूसरे लोग भी फ्रेंच आर्मी को वेलकम करने लगे, क्योंकि फ्रेंच आर्मी आएगी तो उनको भी मोनार्कियल रूल से फ्री कराएगी। With the outbreak of revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nation abroad. अब फ्रेंच आर्मी जब बाहर जाती थी, अब्रॉड जाती थी, तो वो नेशनलिज्म का जो ये आइडिया है उसको भी अपने साथ लेकर जाती थी और यूरोप की दूसरी कंट्री में फैलाती थी। राइज ऑफ नेपोलियन। तो अभी तक सब बढ़िया चल रहा था। सबसे पहले क्या था, मोनार्कियल रूल हुआ करता था, राजाओं का रूल हुआ करता था, उसको हटा के रिपब्लिकन बना दिया फ्रांस को, यानी लोगों के हाथ में पावर आ गई। लेकिन अब राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट होता है। जो नेपोलियन बोनापार्ट होता है ना, वो फ्रेंच आर्मी का मिलिट्री जनरल हुआ करता था। लेकिन फ्रांस जब रिपब्लिक बन गया तो दूसरे देश फ्रांस पे अटैक करने लग गए, फ्रांस पर कब्जा करने के लिए। फ्रांस में बहुत अनसर्टेनिटी सी छा गई थी। तो कौन पावर में आता है, नेपोलियन बोनापार्ट, और धीरे धीरे वो फ्रांस का मोनार्क बन जाता है, यानी एब्सोल्यूट पावर वो अपने हाथ में ले लेता है और डेमोक्रेसी को खत्म कर देता है। तो ही वॉज मिलिट्री जनरल ऑफ फ्रेंच आर्मी, डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी। बेसिकली डायरेक्टरी बनती थी 5 मेंबर्स की जो देश को चलाते थे, इलेक्टेड मेंबर्स होते थे जिनको लोगों ने इलेक्ट किया देश चलाने के लिए। तो उसने डायरेक्टरी डेमोक्रेसी सब खत्म कर दी और वो अब फ्रांस का मोनार्क बन जाता है। अब जो नेपोलियन बोनापार्ट होता है ना, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान होता है।
वो पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता था। तो वो क्या करता है, आसपास के इलाकों पर हमला कर देता है और फ्रांस की टेरिटरी को बढ़ाने में लग जाता है। दोस्तों, अब जब नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आता है तो वो अपने साथ बहुत सारे चेंजेस लेकर आता है, जिसको बोला है सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोला गया है। तो उसने क्या क्या चेंजेस लाए थे? पहले, डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, है ना। राजाओं के परिवार वालों को, राजाओं को स्पेशल प्रिविलेजेस होते थे क्योंकि वो राजा की फैमिली में उन्होंने जन्म लिया है, एंड सो ऑन। तो जो प्रिविलेजेस थे, जो बर्थ के बेसिस पर मिले जाते थे, उनको ख़त्म कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंपल कर दिया। फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब है, जब राजाओं का रूल हुआ करता था तो राजा जो है लैंड देता था छोटे छोटे किसानों को यूज़ करने के लिए, और वो जो छोटे छोटे किसान होते थे ना, बहुत गरीब होते थे। तो जब राजा उनको लैंड देता था यूज़ करने के लिए, तो ये जो किसान होते थे वो बदले में राजा को सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, ठीक है। और बीच में बड़ा सा लैंडलॉर्ड भी होता था। तो ये जो किसान थे ना, बहुत हरासमेंट का शिकार होते थे। तो इस फ्यूडल सिस्टम को मिटा दिया गया। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज। सर्फडम का मतलब है एक तरीके से जो गरीब किसानों को स्लेव बना के रखा जाता था, उनको उससे फ्री कर दिया। और मेनोरियल ड्यूज का मतलब है जब किसान कोई लैंड यूज़ करता था तो उसके बदले उसको एक तरीके का रेंट पे करना पड़ता था। तो मेनोरियल ड्यूज को भी ख़त्म कर दिया गया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड का मतलब क्या है? समूह बनाना, ग्रुप बनाना। तो जैसे कि आप समझो कि कॉलोनी में 3 ऑटो वाले, तीनों ऑटो वालों ने एक ग्रुप बना लिया और सोच लिया कि वो 1 किलोमीटर के 100 रुपये चार्ज करेंगे। तो क्या आपके पास ऑप्शन है? आप एक ऑटो वाले के पास जाओगे, वो बोलेगा मैं तो 1 किलोमीटर के 100 रुपये चार्ज करूँगा। तो आप दूसरे के पास चले जाओगे, वो भी यही बोलेगा, तीसरा भी यही बोलेगा। तो गिल्ड का मतलब है समूह बनाना। गिल्ड बनाने से क्या होता था, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर थी वो ग्रुप की बढ़ जाती थी। जैसे सेम बिजनेसमैन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, सेम प्रोफेशनल ने एक ग्रुप बना लिया, तो वो अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट भी कर पाते थे और उनका कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता था। तो पहले ग्रुप बनाने पर मनाही थी, लेकिन उस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के साधनों को अच्छा कर दिया जाता है। यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी। यूनिफॉर्म लॉ, सबके लिए एक जैसा लॉ आ जाता है, कॉमन नेशनल करेंसी और एक स्टैंडर्डाइज वेट, यानी सब जगह जो वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम है वो सेम रहेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे ये जो नेपोलियनिक कोड जिसको बोला गया है, जो नेपोलियन चेंजेस लेके आया है, सभी लोगों को अच्छे लग रहे थे। पीजेंट्स को, आर्टिसंस को, बिजनेसमैन को। मिडिल क्लास लोग क्या चाहते हैं कि जो राजा है, राजा के लोग हैं, उनको प्रिविलेजेस मिलना बंद हो जाए, बंद हो गए थे। गरीब किसान क्या चाहता था कि फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश हो जाए, हो गया था। बिजनेसमैन क्या चाहता था कि कॉमन करेंसी आ जाए, है ना, ट्रेड करने में आसानी हो, ट्रांसपोर्ट के साधन अच्छे हों, वो भी हो गया था। तो ये ओवरऑल नेपोलियनिक कोड सभी को अच्छा लग रहा था। In the areas conquered, the reaction of local population to French rule were mixed. Earlier, in many places such as Holland, Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. तो क्या होने लगा ना, पहले लोग जो थे वो फ्रेंच आर्मी को बड़ा वेलकम करते थे कि ये तो हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी हैं, ये तो लिबर्टी के अग्रदूत हैं। फ्रेंच आर्मी आएगी, हमारे देश पे हमला करेगी, तो हमको मोनार्कियल रूल से फ्री करेगी और एक मॉडर्न स्ट्रक्चर हमारे लिए लेके आएगी। लेकिन धीरे धीरे ये जो इंथुजियाज्म था वो फीका पड़ने लगा, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज कर लिया दैट एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, कि नेपोलियन का जो रूल है वो इतना भी अच्छा नहीं है, हमको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रहा है। तो शुरुआत में तो फ्रेंच आर्मी को बड़ा वेलकम करा गया, लेकिन बाद में ये जो वेलकम था, ये जो प्यार था, वो कड़वाहट में बदल गया। अब दोस्तों, नेपोलियनिक कोड को अपोज क्यों करा जा रहा था? एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। अल्टीमेटली नेपोलियन कौन था? नेपोलियन एक मोनार्क था, एब्सोल्यूटिस्ट था, पूरा पावर उसके हाथ में था। लोगों को ये फ्रीडम नहीं था कि वो जो चाहे वो बोल सकें, प्रेस को इतना फ्रीडम नहीं था कि वो जो चाहे वो लिख सकें। तो इसलिए जब लोगों ने ये रियलाइज़ करा कि नेपोलियनिक कोड या नेपोलियन इतना भी अच्छा नहीं है, उनको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, तो वो नेपोलियन को अपोज करने लगे। दूसरा कारण था इंक्रीज्ड टैक्सेशन, यानी इंटरनल टैक्सेशन तो कम कर दिए गए, लेकिन ओवरऑल टैक्सेशन बढ़ा दिया गया। सेंसरशिप,
यानी जो चाहे वो आप नहीं बोल सकते हो, जो चाहे वो आप अखबार में नहीं छाप सकते हो। नेपोलियन के खिलाफ जो भी बोलता था उसको जेल में डाल दिया जाता था, यानी सेंसरशिप थी, आप जो चाहे वो नहीं बोल सकते। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, तो जैसा कि हमने डिस्कस करा कि जो नेपोलियन था वो एक महत्वाकांक्षी राजा था, वो चाहता था कि वो पूरे यूरोप पर राज करे। उसके लिए उसको क्या चाहिए? आर्मी चाहिए। आर्मी में कौन होते हैं? लोग। तो लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ कर आर्मी में डाल दिया जाता था। जैसे कोई बोले कि अरे मैं तो लॉयर बनना चाहता हूँ, मैं तो टीचर बनना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होता था और उनको पकड़ पकड़ के आर्मी में डाल दिया जाता था। तो ये वो रीजंस थे जिसकी वजह से नेपोलियनिक कोड को अपोज करा जाता था या नेपोलियन को अपोज करा जाता था। हाउ यूरोप वॉज चेंजिंग ऑल दिस टाइम। अब यूरोप उस टाइम पे कैसे चेंज हो रहा था? आज हम जैसे देखते हैं कि ये जर्मनी है, ये इटली है, ये स्विट्ज़रलैंड है, पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो छोटे छोटे अम्पायर्स हुआ करते थे, छोटे छोटे रीजन्स या प्रिंसिपैलिटीज़ हुआ करती थी, छोटी छोटी टेरिटरी हुआ करती थी। तो लोगों में वननेस की भावना नहीं थी, ठीक है। अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, कभी कभी उनके कल्चर भी अलग हो जाते थे, तो लोगों में एक वननेस की भावना, यूनिटी की भावना, नेशनलिज्म की भावना नहीं होती थी। वो अपने बाकी के जो देशवासी हैं ना, उससे कनेक्ट नहीं कर पाते थे, और एक ही चीज़ से वो कनेक्ट करते थे, वो थे राजा। राजा की तरफ उनकी लॉयल्टी थी और यही एक कॉमन चीज़ थी उनमें। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है हैब्सबर्ग अम्पायर का, कि जो हैब्सबर्ग अम्पायर था ऑस्ट्रियो हंगरी में फैला हुआ था। उसके अंदर बहुत सारे रीजन्स थे, जैसे अल्पाइन रीजन हो गए, टायरोल, ऑस्ट्रिया, सडेंटलैंड, बोहेमिया हो गया। तो यहाँ पे अलग अलग रीजन में ना लोग अलग अलग भाषा बोलते थे। कुछ लोग जर्मन बोलते थे, कुछ लोग इटालियन स्पीकिंग थे, कुछ लोग पॉलिश बोलते थे। लोगों में वननेस की भावना नहीं थी। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। तो लोगों में ये भावना बिल्कुल भी नहीं थी कि हम एक देश के वासी हैं या एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं। तो ये एग्जाम्पल उसको बता रहा है। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वॉज अ कॉमन अलिजियंस टू द एम्पायर। तो वो अपने राजा से ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाते थे। इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास। दोस्तों उस टाइम पे यूरोप में ना सिर्फ दो ही क्लास प्रोमिनेंट थी। पहली थी एरिस्टोक्रेसी क्लास और दूसरी थी पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेसी मतलब राजाओं की क्लास। तो राजा के पास होता था घर, पैसा, गाड़ी, पावर, सब कुछ होता था। और जो गरीब किसान था उसके पास कुछ भी नहीं था, ना घर, न पैसा, न गाड़ी, न पावर, ठीक है। तो जो अरिस्टोक्रेसी क्लास थी ना, जो अरिस्टोक्रेट्स की क्लास थी, वो बहुत डोमिनेंट थी यूरोप के ऊपर। जो राजा थे वो डोमिनेंट थे क्योंकि उनके पास पावर था, उनके पास प्रॉपर्टी थी, एंड वो जानबूझ के फ्रेंच बोलते थे अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए। एंड अक्रॉस द रीजन्स वो कनेक्टेड होते थे बाय टाइज ऑफ मैरिज, यानी एक रीजन के राजा ने अपने बेटे की शादी दूसरे रीजन के कोई राजा की बेटी से करा दी। तो ऐसे वो जुड़े हुए होते थे। लेकिन न्यूमरिकली ये बहुत छोटा सा ग्रुप होता था। जैसे अपने देश में टाटा बिरला छोटा ग्रुप है ना, अमीर लोगों का ग्रुप छोटा है, मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं और गरीब लोग और भी ज़्यादा हैं। तो सिमिलरली उस टाइम पे यूरोप में अरिस्टोक्रेट क्लास काफ़ी डोमिनेंट थी। वो मैरिज के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे, उनके पास पैसा, पावर, प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन न्यूमरिकली वो एक छोटा सा ग्रुप होता था। और दूसरे कौन थे? हमारे गरीब किसान, पीजेंट्स लोग, लेकिन वो नंबर में ज़्यादा थे। लेकिन अब क्या होने लगा? यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है? यूरोप में इंडस्ट्रीज आने लगी, और इंडस्ट्रीज आने लगी तो बिजनेसमैन बढ़ने लगे। बिजनेसमैन कौन? जो इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं, मार्केट के लिए गुड्स बनाते हैं, यानी उनका घर कैसे चलता है? मार्केट के लिए प्रोडक्ट बेच के। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू एक नई क्लास बन गई थी जिसका नाम था द न्यू मिडिल क्लास, जिनके पास पैसा भी था क्योंकि मार्केट के लिए वो काम करते थे, ग्रोथ अच्छी हो रही थी, एंड एजुकेशन भी था। एजुकेशन पीजेंट्स के पास था क्या? नहीं। तो ये जो न्यू मिडिल क्लास थी ना, जो आगे जाके लिबरल बनते हैं, इनके पास पैसा भी आने लगा, थोड़ा सा पावर भी आने लगा, और एजुकेशन था, तो ये एरिस्टोक्रेट के खिलाफ आवाज़ भी उठाने लगे। It was the educated liberal middle class that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. तो अब जब भी हम लिबरल लोग बोलेंगे ना, तो हम किसको बोलेंगे? न्यू मिडिल क्लास लोगों को। और न्यू मिडिल क्लास में कौन लोग हैं? बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये मिलके मिडिल क्लास को बनाते हैं, ठीक है।
तो अब 3 क्लास हो चुके थे यूरोप में, एरिस्टोक्रेट क्लास, पीजेंट की क्लास और बीच में द न्यू मिडिल क्लास। अब दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो क्लास थी आगे जाके लिबरल बनती है, लिबरल बनती है। तो लिबरल का मतलब क्या है? लिबरलिज्म रूट वर्ड लिबर से निकला, जिसका मतलब है फ्री। तो ये लोग खुले विचार वाले थे। ये लोग क्या थे? खुले विचार वाले थे। एरिस्टोक्रेट और ऑटोक्रेसी के खिलाफ आवाज उठाते थे। एरिस्टोक्रेट मतलब जो राजाओं को प्रिविलेजेस मिलते हैं उसके खिलाफ थे, और ऑटोक्रेसी के खिलाफ थे। ऑटोक्रेसी का मतलब है जब एक इंसान के हाथ में पावर होती है, तो ये उसके खिलाफ थे। तो हमने अभी डिस्कस करा कि जो न्यू मिडिल क्लास थी, अब जब भी मैं बोलूँगी न्यू मिडिल क्लास तो आपको समझना है उसका मतलब है इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, ठीक है। तो ये जो न्यू मिडिल क्लास थी वो लिबरलिज्म को फॉलो करते थे। अब जब मैं ये बोलती हूँ कि वो लिबरलिज्म चाहते थे, तो लिबरलिज्म वो 2 टाइप से चाहते थे। एक तो पॉलिटिकली चाहते थे, एक तो इकोनॉमिकली चाहते थे। पॉलिटिकली वो क्या चाहते थे कि ऑटोक्रेसी खत्म हो, एक इंसान के हाथ में पावर खत्म हो, लोगों के हाथ में पावर आए अपनी सरकार को चुनने का, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का और एक पार्लियामेंट बनाने का। एंड उन्होंने ये भी बोला कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं उसमें भी चेंजेस हों। पहले क्या था? सिलेक्टेड लोगों को ही प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार था। तो ये लोग चाहते थे कि अब सबको प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार हो। और इकोनॉमिकली वो क्या चाहते थे? इकोनॉमिकली वो चाहते थे कि जो मार्केट है उसमें फ्री मूवमेंट हो, इतने सारे जो टैक्सेस लगे हुए हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, वो ख़त्म हो। तो जब भी मैं बोलूँगी कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो लिबरलिज्म चाहते थे, तो पहले आप बताओगे कि लिबरलिज्म का मतलब क्या है? लिबरलिज्म का मतलब है फ्री। और मिडिल क्लास लोग 2 तरीके से लिबरलिज्म चाहते थे, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। पॉलिटिकली क्या चाहते थे? पॉलिटिकली ये चाहते थे कि हमारे मन से गवर्नमेंट बने, ऑटोक्रेसी खत्म हो, क्लरिकल प्रिविलेजेस खत्म हो, सबको प्रॉपर्टी के राइट्स मिले। और दूसरा क्या चाहते थे? इकोनॉमिकली हम ये चाहते थे कि मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो अच्छे से हो, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन ना हो, ज़्यादा टैक्सेस ना हो। तो जब मैं बोल रही हूँ कि मिडिल क्लास लोग लिबरलिज्म चाहते थे, तो आपको पहले बताना है कि लिबरलिज्म का मतलब क्या है, एंड पॉलिटिकली वो क्या चाहते थे और इकोनॉमिकली वो क्या चाहते थे। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है सफरेज। सफरेज का मतलब है राइट टू वोट। तो उस टाइम पे सभी लोगों को अधिकार नहीं था वोटिंग का, जैसे आप सोच रहे हो कि सभी लोगों को अधिकार था, ऐसा नहीं था। सिर्फ मेन विथ प्रॉपर्टी, वही आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी थी उनको ही अधिकार था वोट करने का। मेन विदाउट प्रॉपर्टी और वुमेन को तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं था वोटिंग करने का। और नेपोलियनिक रूल में तो और भी चीज़ें खराब हो गई, जब जो वुमेन थी उनको एक माइनर का दर्जा दे दिया गया, एक माइनर का स्टेटस दे दिया गया कि वो अपने हस्बैंड और अपने फादर के अथॉरिटी के अंडर ही रहेंगी। तो सफरेज यानी राइट टू वोट सबको नहीं था। इसीलिए 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जो मेन थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और जो वुमेन थे वो इक्वल राइट के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है ज़ोल्वेरिन। अब जब नेपोलियन था ना, तो नेपोलियन ने क्या करा था, छोटी छोटी 39 स्टेट्स का एक ग्रुप बना दिया था। अब ग्रुप बना दिया था तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो स्टेट थी ना 39, हर एक स्टेट का अपना एक करेंसी थी, अपना एक मेजरिंग और वेटिंग सिस्टम था। अब सोचो अगर मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रही हूँ अपना सामान बेचने के लिए। मैं मध्य प्रदेश में हूँ, मध्य प्रदेश में अपनी एक करेंसी है, अपना एक वेटिंग सिस्टम है। अब मैं जा रही हूँ महाराष्ट्र अपना सामान बेचने के लिए, महाराष्ट्र में अपनी एक करेंसी, अपना एक मेजरिंग सिस्टम है। तो मेरे को एज ए ट्रेडर कितनी डिफिकल्टी आएगी अपना सामान बेचने के लिए। तो ये जो सिस्टम था ना, इसको जो मिडिल क्लास लोग थे वो अपोज कर रहे थे, वो उसको पसंद नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि एक ऐसी यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होना चाहिए जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इजीली हो सके। तो क्या होता है, 1834 में जो प्रशिया होता है वो एक कस्टम यूनियन को इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है ज़ोल्वेरिन, और प्रशिया को जो दूसरी जर्मन स्टेट्स है वो भी सपोर्ट करते हैं। तो ये ज़ोल्वेरिन या कस्टम यूनियन क्या करता है, अबॉलिश करता है टैरिफ बैरियर्स को। टैरिफ का मतलब ट्रेड और बैरियर्स का मतलब है रोकना। तो ट्रेड बैरियर्स जो होते थे, जो ट्रेड को अच्छे से नहीं होने देते हैं, उनको वो हटा देता है और करेंसी को कर देता है कम, फ्रॉम 30 to 2। और रेलवेज आ जाते हैं तो मूवमेंट ऑफ गुड्स और अच्छा हो जाता है। तो ज़ोल्वेरिन कुछ भी नहीं है, कस्टम यूनियन होता है जिसको प्रशिया इंट्रोड्यूस करता है, बाकी के जर्मन स्टेट सपोर्ट करते हैं, जो टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश कर देता है और करेंसी को कम कर देता है फ्रॉम 30 to 2। तो मिडिल क्लास लोग खुश हो जाते हैं कि मूवमेंट ऑफ गुड्स अब अच्छे से होने लगा है। ठीक है,
अब अभी तक क्या चल रहा है, हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मोनार्कल रूल होता है, राजा का रूल होता है। लोग रेवोल्यूशन करके फ्रांस को एक रिपब्लिकन बना देते हैं। थोड़े टाइम फ्रांस रिपब्लिकन रहता है, फिर नेपोलियन पावर में आ जाता है। अब होता है बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू होता है बेल्जियम के आसपास, ठीक है। बैटल ऑफ वाटरलू किसके बीच में होता है, नेपोलियन और 4 देश मिलकर नेपोलियन से लड़ते हैं, जिनका नाम होता है ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया, जिसको बराप नाम से बोला गया है। तो नेपोलियन की लड़ाई किससे होती है, 4 देश मिलकर नेपोलियन से लड़ते हैं, जहाँ पे नेपोलियन जो है वो हार जाता है। और नेपोलियन के हार के साथ ही कंजर्वेटिव लोगों का रूल वापस आ जाता है। अब दोस्तों, नेपोलियन रूलर जैसा भी हो, वो मॉडर्नाइजेशन में विश्वास करता था। वो फ्रांस में काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आता है, अच्छे डेवलपमेंट्स लेके आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ अच्छी लेके आता है। लेकिन अब बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार जाता है और कंजर्वेटिव लोगों का रूल आ जाता है। कंजर्वेटिव नाम से ही पता चल रहा है, जो सोच विचार में काफ़ी पुराने हो, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, पुराने रीति रिवाज को मानते हो, तो उनका रूल अब आ जाता है। तो अब फ्रांस में आ चुका है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, वो लोग जो विश्वास करते हैं ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस में, मोनार्की में, चर्च में, सोशल हिरार्कीज। सोशल हिरार्कीज का मतलब है ऑलरेडी जो सोसाइटी में क्लासेस बनी होती हैं, जैसे अरिस्टोक्रेट सबसे पहले, फिर मिडिल क्लास, फिर गरीब लोग, तो वो सोशल हिरार्की में विश्वास रखते हैं। प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। अब ये जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं ना, वो पुराने रीति रिवाज और चर्च वगैरह की मान्यताएं मानते हैं, पुराने कल्चर को मानते हैं। बट ये जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं वो ये रियलाइज कर लेते हैं कि हमको इतना भी पीछे नहीं चले जाना है, प्री रेवोल्यूशनरी एरा में भी नहीं चले जाना है, हमको थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए ताकि हमारा जो पावर है वो इफेक्टिव बन सके, ब्यूरोक्रेसी अच्छी हो सके। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है जब कुछ लोगों के हाथ में सत्ता होती है लेकिन वो लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम इतने प्री रेवोल्यूशनरी एरा में भी नहीं चले जाएंगे, हम थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन रखेंगे ताकि हमारा जो मोनार्कियल पावर है वो स्ट्रांग हो सके। तो वो क्या करते हैं, फ्यूडल सिस्टम और सर्वडम को अबॉलिश कर देते हैं। फ्यूडल सिस्टम क्या था हम पढ़ चुके हैं, सर्वडम क्या था हम पढ़ चुके हैं, ताकि उनका जो मोनार्कियल रूल है वो स्ट्रांग बन सके। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है ट्रीटी ऑफ वीना। अब दोस्तों, नेपोलियन को 4 देशों ने मिलकर हराया है, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया। अब 4 देशों ने अगर मिलकर नेपोलियन को हराया है तो जो भी उन्होंने जीता है वो आपस में बांटेंगे। तो उसके लिए वो एक दूसरे को व्हाट्सएप करते हैं, जिसको बोला है ट्रीटी ऑफ वीना, कि आओ मिलके पार्टी करते हैं, मजे करते हैं और जो भी जीता है उसको बांट लेते हैं। और इसको होस्ट कौन करता है, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। जैसे हमारी मम्मी लोग भी किटी पार्टी रखती हैं तो एक आंटी होस्ट करती है और बाकी सबको बुलाती हैं। सिमिलरली इस किटी पार्टी को किसने होस्ट किया था, ड्यूक मेटरनिक ने, जो ऑस्ट्रियन चांसलर होते हैं। और बाकी जो देश हैं वो साथ में मिलके आते हैं और कहाँ पे मिलते हैं, वो वीना में। इसलिए इसको बोला है ट्रीटी ऑफ वीना, कि जो भी हमने जीता है आओ मिलके बांटते हैं। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं ट्रीटी ऑफ वीना में। सबसे पहले बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करा जाता है, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले बर्बन डायनेस्टी रूल क्या करती थी, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो राजा के रूल को फेंक दिया गया था, तो बर्बन डायनेस्टी को फेंक दिया गया था, जिसको रिस्टोर वापस से कौन ले आता है, कंजर्वेटिव लोग। अब कंजर्वेटिव लोगों को ये डर था कि फ्रांस का एक्सपांशन बहुत तेज़ी से हो रहा है ना। जब नेपोलियन था तो उसने बहुत वॉर किए थे, बहुत टेरिटरी फ्रांस के नाम करी थी। तो ये जो कंजर्वेटिव लोग थे वो फ्रांस के एक्सपांशन से डरते थे। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले ये प्लानिंग करी कि हमको फ्रांस का जो एक्सपांशन है उसको रोकना पड़ेगा, और जितना भी नेपोलियन ने जीता था ना टेरिटरी, ये लोग वापस फ्रांस से ले लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं। तो नेपोलियन ने जितनी भी टेरिटरी जीती थी वापस से छिन जाती है। फ्रांस लॉस द टेरिटरीज इट हैज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। एंड फ्रांस का एक्सपांशन रोकने के लिए क्या करते हैं, बाउंड्रीज पे स्टेट्स फॉर्म कर देते हैं। जैसे किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड द बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ एंड जेनोवा वाज एडेड टू द पिडमाउंट इन द साउथ। और प्रशिया को कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दे दी गई, ऑस्ट्रिया को नदर्न इटली दे दिया गया, रशिया को पोलैंड दे दिया गया, वाइल प्रशिया वाज गिवन पोर्शन ऑफ सैक्सनी। तो एक तो फ्रांस के बॉर्डर पे अलग अलग स्टेट बना दी गई ताकि फ्रांस का एक्सपांशन हम रोक सकें, एंड अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिस्से ले लिए। तो मेन इंटेंशन क्या था इस ट्रीटी का, द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कियल रूल, ठीक है, कर दिया वो तो उन्होंने।
और क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, यानी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वो वापस ले आए थे। अब दोस्तों, हमने शुरुआत में एक स्लाइड में देखा था, जब हम पढ़ रहे थे कि फ्रांस में क्या क्या चेंजेस आते, तो हमने देखा था कि सबसे पहले राजाओं का रूल है, फिर फ्रांस एक रिपब्लिकन बन जाता है, रिपब्लिक बनने के कुछ साल बाद नेपोलियन पावर में आता है और वो फ्रांस का मोनार्क बन जाता है। फिर बैटल ऑफ वाटरलू होता है और जो नेपोलियन है वो 4 देशों से हार जाता है, जिसके कारण कंजर्वेटिव रूल वापस आ जाता है। अब इस कंजर्वेटिव रूल को अपोज करने के लिए जन्म होता है क्रांतिकारी लोगों का, रेवोल्यूशनरीज का, जिसमें से एक प्रोमिनेंट नाम है जुजेप्पे मजीनी का। अब मैंने इसको इटालियन एक्सेंट में बोला है, जुजेप्पे मसीनी, क्यों? ताकि आपको याद रहे कि ये इटली के रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है? तो आप भी इसको कैसे पढ़ोगे? जुजेप्पे मजीनी, ताकि आपको याद रहे कि ये इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। जुजेप्पे मजीनी जो थे वो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे एंड उनका जन्म हुआ था 1804 जेनोवा में, और वो एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे जिसका नाम था कार्बोनरी। सीक्रेट सोसाइटीज़ क्या थी? वो सोसाइटीज़ जो सीक्रेटिवली काम करती थी, रात के अंधेरों में काम करती थी, चोरी छुपे रेवोल्यूशन के आइडियाज़ बनाती थी, उसको एग्जीक्यूट करती थी। जैसे आप अपने टीचर्स की बुराई करते हो तो खुलेआम तो करते नहीं हो, वॉशरूम में जाके करते हो, है कि नहीं? तो सिमिलरली जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे वो खुलेआम नहीं कर सकते थे, उसके लिए सीक्रेट सोसाइटीज़ की ज़रूरत थी। और ये जो जुजेप्पे मजीनी थे पहले कार्बोनरी नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। उसके बाद उन्होंने खुद 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी थी जिसका नाम था यंग इटली इन मर्जलीस एंड यंग यूरोप इन बर्न। और मात्र 24 साल की उम्र में इनको देश निकाला, एग्जाइल दे दिया गया था, क्योंकि इन्होंने एक रेवोल्यूशन करने की कोशिश करी थी लिंगुरिया में। तो आप देख सकते हो बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने रेवोल्यूशन करने शुरू कर दिए थे, ये रेवोल्यूशनरी बन गए थे। और इनका जो सीक्रेट सोसाइटी का मॉडल था वो इतना अच्छा था कि जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड के लोग भी इनके सीक्रेट सोसाइटी के मॉडल को कॉपी करने लगे। मजीनी का ये मानना था कि गॉड हैज इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मजीनी इटालियन रेवोल्यूशनरी थे और कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते थे कि इटली का जो यूनिफिकेशन है ना वो हो जाए। इटली अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो जो जुजेप्पे मजीनी थे वो ये चाहते थे कि नेशन को तो एक साथ यूनिफाइड होकर रहना चाहिए, वो टुकड़ों में बंटने के लिए नहीं है। जुजेप्पे मजीनी इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन करते थे कि जो कंजर्वेटिव लोग थे वो जुजेप्पे मजीनी से डरते थे, ठीक है? Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. जो मेटरनिक था, मेटरनिक कौन था जिसने ट्रीटी ऑफ वीना को होस्ट किया था? वही किट्टी पार्टी वाली आंटी, ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक को जुजेप्पे मजीनी बिल्कुल भी नहीं पसंद थे और ड्यूक मेटरनिक बोलते थे कि जुजेप्पे मजीनी जो है, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। यानी मोनार्कियल रूल के लिए, कंजर्वेटिव रूल के लिए जो जुजेप्पे मजीनी है वो बहुत ही खतरनाक है, हमारा दुश्मन है। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों बोला है? क्योंकि एक के बाद एक रेवोल्यूशन होते चले गए। पहले फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, देखते ही देखते बेल्जियम में हुआ, देखते ही देखते ग्रीस में हुआ। हमने पहले ही डिस्कस करा था कि फ्रांस जो है वो इंजन के जैसा है, जो इंजन करता है डब्बे वही करते हैं। फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ तो बेल्जियम में रेवोल्यूशन हुआ तो ग्रीस में रेवोल्यूशन हुआ, इसीलिए इसको बोला है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब पहला अपहीवल होता है फ्रांस में इन जुलाई 1830, जिसको जुलाई रेवोल्यूशन भी बोला है। तो बर्बन किंग, जिसको कंजर्वेटिव लोगों ने वापस ला दिया था, जो फ्रांस के लोग हैं रेवोल्यूशन करके उसको फिर से हटा देते हैं और लुई फिलिप को हेड बना देते हैं। अब बर्बन डायनेस्टी वालों की तो गजब बेइज्जती होती रहती है ना। सबसे पहले उनको फ्रांस रेवोल्यूशन में फेंक दिया गया था, कंजर्वेटिव लोग वापस आ गए थे और अब फिर से फेंक दिया गया और अब लुई फिलिप को हेड बना दिया गया। अब आप बोलोगे मोनार्कियल रूल हटा के मोनार्की ले आए, क्या डिफरेंस है? ना बब्बा ना, लुई फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया। मतलब राजा तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा, ऐसे ही काम नहीं करेगा मन से कि जो भी है, एब्सोल्यूटिस्ट पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा। अब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ तो देखिए कहाँ रेवोल्यूशन हुआ? बेल्जियम में। और बेल्जियम जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। और यहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ तो ग्रीस में भी रेवोल्यूशन हुआ, जिसको बोलेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म यूरोप में इतना फैल रहा था कि हमको ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी देखने को मिलता है इन 1821। अब ग्रीस की जो कहानी है ना वो बड़ी मज़ेदार सी है। ग्रीस कहाँ पे है? यूरोप में ऑफ कोर्स।
और यूरोप में क्रिश्चियनिटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, वहाँ पे क्रिश्चियन सेंटिमेंट्स ज़्यादा है। लेकिन उस टाइम पे जो ग्रीस था ना वो ऑटोमन अम्पायर के अंडर था। ऑटोमन अम्पायर मुस्लिम कल्चर था, इस्लामिक रूल था, है ना। तो कहीं ना कहीं जो ग्रीस के लोग थे वो इंडिपेंडेंस चाहते थे, और बाकी के जो यूरोपियन देश थे ना वो भी चाहते थे कि ग्रीस एक इंडिपेंडेंट देश हो जाए, क्योंकि जो पोएट लोग थे और जो आर्टिस्ट थे ना वो ग्रीस को बोलते थे द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, कि ग्रीस जो है ना पालना है जहाँ पे यूरोपियन सिविलाइजेशन पल रहा है। तो बाकी के यूरोपियन देश ये मानते थे कि ग्रीस जो है ना वो क्रैडल है यूरोपियन सिविलाइजेशन, उसकी गोद में सिविलाइजेशन पल रहा है यूरोप का। तो इसलिए वो चाहते थे कि ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए। तो जब नेशनलिज्म की भावना जागने लगी, रेवोल्यूशन होने लगा ग्रीस इंडिपेंडेंस का, तो ग्रीस को सपोर्ट किसका मिलता है? बाकी यूरोपियन देशों से और दूसरे ग्रीस के लोगों से जो एग्जाइल में रह रहे हैं। Poet and artist lauded Greece as a cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against Muslim empire. अब यहाँ पे एक लॉर्ड बायरन के बारे में बताया गया है कि वो एक इंग्लिश पोएट होते हैं एंड वो फंड्स इकट्ठा करते हैं वॉर में जाने के लिए, ग्रीस के लिए लड़ने के लिए, लेकिन उनको फीवर आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी बस। फाइनली रेवोल्यूशन के थ्रू और इतना ज़्यादा जो ग्रीक सेंटिमेंट्स है वो हाई हो जाते हैं कि फाइनली एक ट्रीटी साइन होती है विच इज़ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, जिसमें ग्रीस जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। तो इसी पर जो हमारे ड्यूक मेटरनिक है वो बोलते हैं कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ऐसा क्यों बोला है? जैसे कि आपने देखा कि रेवोल्यूशन फ्रांस में शुरू हुआ, फिर बेल्जियम में हुआ, फिर ग्रीस में हुआ। तो जैसे जैसे फ्रांस जो भी करता है बाकी लोग कॉपी करते हैं, तो सिमिलरली जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब है प्यार मोहब्बत की बातें, लेकिन ये प्यार मोहब्बत की बातें किसी इंसान के लिए नहीं, नेशन के लिए, देश के प्रति प्यार, देश के प्रति मोहब्बत। तो कल्चर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसी भी नेशन को बनाने के लिए। हमारे जो पोएट और आर्टिस्ट लोग थे ना वो बोलते थे कि क्या हमेशा साइंस की बातें करते रहते हो, लॉजिक की बातें करते रहते हो, कभी कभी प्यार मोहब्बत, इमोशंस, इंट्यूशन की बात करो, मिस्टिकल फीलिंग्स की बातें करो, क्योंकि वो भी हमारे कल्चर को बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नाम दिया है जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर का। उनका ये मानना था कि जो ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, तो ये जर्मन कल्चर और जर्मन लोगों के लिए बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोलते हैं कि ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, जिसको उन्होंने बोला है दास वोक, और बोला है कि इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांसेस द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन दैट इज फोक्स गाइस्ट वॉज पॉपुलराइज्ड। तो इन्होंने बोला कि जो असली कल्चर है ना किसी भी देश का, वो हम लोगों के थ्रू ही डिस्कवर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई भारत आएगा तो वो हमारे कल्चर को देखेगा, कैसे जानेगा हमारे कल्चर को? लोगों के थ्रू। तो किसी भी देश का कल्चर किससे है? उसके लोगों से है ना। और जो लोग होंगे वो देश के गाने गाएंगे, रीजनल गाने गाएंगे, है ना, रीजनल डांस करेंगे, तो उसके थ्रू हम ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन को जगा सकते हैं। तो बेसिकली इनका मतलब था कि लोगों के थ्रू हम नेशन की स्पिरिट को जान सकते हैं, जगा सकते हैं। तो इसका मतलब था दास वोक के थ्रू यहाँ पे हम वोक गाइस्ट को पॉपुलर कर सकते हैं। याद कैसे रखोगे? दास वोक के थ्रू हम वोक्स गाइस्ट को पॉपुलर करेंगे, यानी कि किसी भी देश की जान क्या है, किसी भी कल्चर की जान क्या है? उसके लोग। और उसके लोग जब गाने गाएंगे, डांस करेंगे, तो ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन को हम जागृत कर सकें। ठीक है, तो याद कैसे रखोगे? दास वोक के थ्रू हम वोक्स गाइस्ट को जान सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है पोलैंड का। पोलैंड कोई इंडिपेंडेंट नेशन तो होता नहीं है। पोलैंड डिवाइड हो चुका होता है ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रशिया के बीच में, एंड मेजर पोर्शन पोलैंड का होता है रशिया के पास। तो अब पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज बोली जाती है ना, अपना एक कल्चर है, अपनी एक भाषा है। लेकिन जब रशिया पोलैंड पे कब्जा कर लेता है ना, तो रशियन डोमिनेंस ज़्यादा हो जाता है पोलिश लोगों पे, प्रशिया पे। तो वो प्रशिया के लोगों को अपनी लैंग्वेज और अपनी कल्चर को फॉलो करने नहीं देते थे। तो
पोलैंड की अब अपनी एक अलग आइडेंटिटी तो रह नहीं गई है, नेशनल आइडेंटिटी तो रह नहीं गई है। तो लोग क्या करते थे, लैंग्वेज के थ्रू और म्यूज़िक के थ्रू पोलैंड के कल्चर को लाइव रखते थे, पोलैंड के कल्चर को अलाइव रखते थे। यहाँ पे एक आदमी की बात करी गई है जिसका नाम है कैरोल कुरपिंस्की। सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनाइज एंड मुजरका इंटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। तो यहाँ पे बात करी गई कैरोल कुरपिंस्की की, जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करा अपने म्यूजिक के थ्रू। नेक्स्ट इज लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। तो जैसा कि हमने बात करी थी कि पोलैंड जो था वो बढ़ चुका था रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, एंड मेजर पोर्शन जो पोलैंड का था उस पर रशियन डोमिनेंस हो चुकी थी। तो रशिया जो था पोलैंड के लोगों को पॉलिश भाषा बोलने नहीं देता था, अपना कल्चर फॉलो नहीं करने देता था। तो लोग क्या करते थे, क्लर्जी तो थे पोलैंड में, जो चर्च के लोग हुआ करते थे, वो लैंग्वेज को यूज़ करते थे एज अ वेपन फॉर नेशनल रेजिस्टेंस। तो वो चर्च की गैदरिंग में और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए अपनी लैंग्वेज, पॉलिश लैंग्वेज का ही यूज़ करते थे, जिसके कारण उनको जेल हो गई थी, उनको पनिशमेंट भी मिलता था। लेकिन बेसिकली इस टॉपिक से यही बताया गया कि किस तरीके से लैंग्वेज को यूज़ करा जाता था, नेशनलिज्म जगाने के लिए, रेजिस्टेंस दिखाने के लिए। द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर का मतलब है भुखमरी, हार्डशिप का मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशंस, और पॉपुलर रिवोल्ट का मतलब है रिवोल्यूशन हो रहा था। तो ये सब कब हो रहा था, 1832 1848। तो ये जो टॉपिक है खुद में ही अपने आप को समझा रहा है कि लोगों के पास खाना नहीं था, भुखमरी थी, जिसके कारण डिफिकल्ट सिचुएशन बन रही थी, जिसके कारण रिवोल्यूशन हो गया। तो ये जो 1830 से 1848 का जो टाइम था ना, यूरोप के लिए कोई अच्छा नहीं था। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे, लोगों के पास खाना नहीं था खाने को, लोगों के पास काम नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, माइग्रेशन हो रहा था, गाँव से लोग उठकर शहर को जा रहे थे। ठीक है, यूरोप में उस टाइम में इम्पोर्ट्स हो रहा था, यानी बाहर से सामान मंगाया जा रहा था और चीप रेट पे इजीली मिल रहा था, सस्ते दामों में मिल रहा था। जो लोकल वर्कर्स थे उनके पास काम नहीं था करने को, इसीलिए वो माइग्रेट कर रहे थे काम की तलाश में, और लोगों के पास खाना नहीं था खाने को। ठीक है, क्योंकि जो हार्वेस्ट थी वो ख़राब हो रही थी, जो क्रॉप था वो फेल हो रहा था, और जिसके कारण फूड प्राइसेस जो थी बढ़ रही थी। तो 1848 एक भयंकर सा साल होता है फ्रांस में, बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज होती है और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है, और फ्रांस के जो लोग हैं वो सड़क पर उतर आते हैं, बैरिकेड तोड़ देते हैं, रेवोल्यूशन होता है, जिसके कारण जो राजा होता है वो भाग जाता है, वो बिल्कुल अपना रूल छोड़ के भाग जाता है। तो जो नेशनल असेंबली होती है, नेशनल असेंबली कौन, जिसको लोग सिलेक्ट करते हैं देश चलाने के लिए, तो जो नेशनल असेंबली होती है वो बोलती है कि राजा तो भाग चुका है ना, अब हम आ गए हैं आपकी सेवा के लिए। जो नेशनल असेंबली है वो अपने कंधों पर दारोमदार लेती है कि वो लोगों को काम दिलाएगी, स्किल सिखाएगी, और जो नेशनल असेंबली है वो फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर देती है। तो 1830 से 1848 का जो टाइम होता है ओवरऑल यूरोप के लिए बहुत ही बेकार होता है। अनएम्प्लॉयमेंट होती है, माइग्रेशन होती है, फूड प्राइसेस बढ़ रहा होता है, फूड शॉर्टेज होता है, क्रॉप फेलियर होती है, एंड पर्टिकुलरली फ्रांस में 1848 में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है। बेसिकली लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि उनके पास काम नहीं है करने को, खाना नहीं है खाने को, राजा भाग जाता है। तो नेशनल असेंबली रेस्क्यू के लिए आती है, वो बोलते हैं कि हम आपको काम देंगे, हम आपको स्किल सिखाएंगे, और वो फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर देती है। अब आपकी बुक में एक छोटा सा किस्सा दिया हुआ है ऑफ सिलीसिया वीवर्स। होता कुछ भी नहीं है, वर्कर्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। जो टेक्सटाइल वर्कर्स होते हैं, जो कपड़े के वर्कर्स होते हैं, वो काम करते हैं, उनको काम कौन देता है, कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स को रॉ मटेरियल्स ला के देते हैं, और जो वर्कर्स है वो फिनिश प्रोडक्ट बना के कॉन्ट्रैक्टर्स को वापस देते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया था, जो वेजेस थे उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया था। मान लो उन्होंने बोला था कि हम आज से आपको 100 रुपये देंगे, मान लो कॉन्ट्रैक्टर्स ने बोला था वर्कर्स को कि हम आपको आपके काम के 100 रुपये देंगे, सडनली वो सिर्फ 10 रुपये दे रहे हैं। तो जिसके कारण जो वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर के घर चले जाते हैं, उसके घर तोड़फोड़ करते हैं, उसका महंगा महंगा सामान तोड़ देते हैं, जिसके कारण जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भागा भागा फिरता है, क्योंकि भीड़ उसको मारने आ रही होती है।
फिर वो गांव-गांव जाके छुपता है, लेकिन गांव वाले उसको शेल्टर देने से मना कर देते हैं। कुछ टाइम बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आर्मी के साथ लौटता है और आर्मी के थ्रू 11 वीवर्स की डेथ हो जाती है क्योंकि उनको गोली मार दी जाती है। तो ये छोटा सा किस्सा आपकी बुक में दिया हुआ है कि इकोनॉमिक क्राइसिस कितने बढ़ गए थे। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। इसके पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा? इसके पहले हमने पढ़ा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, कि कैसे जो रेवोल्यूशन है वो शुरू होता है यूरोप में, फ्रांस में। अब वो जो रेवोल्यूशन था वो कौन कर रहे थे? लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, जो गरीब किसान था, जो गरीब वर्कर्स थे, वो कर रहे थे। तो उनका रेवोल्यूशन देखकर जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी रेवोल्यूशन शुरू करते हैं। तो वो कहाँ पे करते हैं? जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में। और इन मिडिल क्लास लोगों की डिमांड क्या होती है? मिडिल क्लास लोगों की तो वही डिमांड थी जो हमेशा से थी कि पार्लियामेंट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, प्रेस को जो चाहे वो छापने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनी सरकार चुनने की, लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए जो चाहे वो बोलने की। तो ये जो मिडिल क्लास लोग थे ना, काफ़ी स्मार्ट थे। उन्होंने देखा कि जो हंगर हार्डशिप वाला जो टॉपिक था उसमें ऑलरेडी रिवोल्ट हो रहा था, जो पीजेंट्स हैं, जो गरीब वर्कर्स हैं, वो ऑलरेडी रेवोल्यूशन कर ही रहे हैं। तो ये जो हैं मिडिल क्लास लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और चिंगारी को और भड़का देते हैं। दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। तो वो जो पॉपुलर रिवोल्ट ऑलरेडी चला आ रहा होता है पीजेंट्स का, वर्कर्स का, उसका फ़ायदा उठाते हैं एंड ये लोग भी अपना रेवोल्यूशन चालू कर देते हैं। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। तो अभी हमने देखा कि कैसे जो गरीब स्ट्रेटा है सोसाइटी का वो रेवोल्यूशन करता है, उसको देखा देखी लिबरल लोग अपना एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि लिबरल लोगों ने जर्मनी में क्या रेवोल्यूशन किया था। तो बेसिकली जर्मनी में पहले मोनार्कियल रूल हुआ करता था, राजा का रूल हुआ करता था, सुप्रीम पावर राजा के हाथ में होती थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, राजा जो चाहे वो कर सकता था। ठीक है, तो जर्मनी के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं जर्मनी की एक सिटी में जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट, एंड दे वोट फॉर नेशनल असेंबली। सभी लोग वोट करते हैं कि एक नेशनल असेंबली होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके हिसाब से देश चलना चाहिए, राजा के हाथ में सुप्रीम पावर नहीं होना चाहिए। तो 18 मई 1848 को जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जर्मनी के पार्लियामेंट में इकट्ठे होते हैं। और ये पार्लियामेंट कहाँ पे होता है? सेंट पॉल चर्च में। तो ये लोग सेंट पॉल चर्च में इकट्ठे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और जो राजा होता है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उसको ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट करते हैं। अब राजा इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर देता है। वो भला क्यों चाहेगा कि उसके पावर कम हो, है ना? तो जो राजा होता है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर देता है। और राजा को सपोर्ट कहाँ से मिलता है? जो एरिस्टोक्रेट क्लास होती है, जो राजा की क्लास होती है, वो राजा को सपोर्ट करती है, एंड जो आर्मी होती है वो भी राजा को सपोर्ट करती है। मिडिल क्लास लोगों को इस रेवोल्यूशन में जो लोअर स्ट्रेटा है सोसाइटी का, कौन? जो गरीब किसान हैं, जो गरीब वर्कर्स हैं, उनका सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों ने उनकी जो डिमांड्स थी, जो गरीब लोगों की डिमांड्स थी, उनको कंसिडर नहीं किया था। तो अल्टीमेटली क्या होता है? ये जो रेवोल्यूशन है जर्मन लोगों का वो फेल हो जाता है। अब ये जो रेवोल्यूशन है वो फेल तो हो जाता है, लेकिन राजा को ये पता चल जाता है कि रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए हैं, इसको रिप्रेस करना पड़ेगा। तो रेवोल्यूशंस को रिप्रेस करने के लिए वो बहुत सारे चेंजेस लेके आता है, जैसे वो सर्फडम को अबॉलिश कर देता है, बॉन्डेड लेबर को ख़त्म कर देता है। बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूर, जो गरीब किसानों को एक स्लेव की तरह ट्रीट करा जाता था, ये सारे रूल्स को अबॉलिश कर देता है। तो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जर्मनी में लोग इकट्ठा होते हैं फ्रैंकफर्ट सिटी में, एंड दे वोट फॉर नेशनल असेंबली कि जो देश है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जर्मन पार्लियामेंट में जाते हैं, जो होता है सेंट पॉल चर्च में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, राजा के सामने प्रेजेंट करते हैं। राजा कौन होता है? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। राजा जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर देता है, एंड ये रेवोल्यूशन इसलिए भी फेल हो जाता है क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी जो होता है, गरीब लोगों का जो है सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन राजा बहुत सारे चेंजेस करता है ताकि वो रेवोल्यूशन को भी दबा सके एंड लोगों की आंखों में एक एक्सेप्टेंस को पा सके। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या रहेगा? 831 पीपल, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर देता है। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है पोजीशन ऑफ वुमेन। अब यहाँ पे बताया गया है कि कैसे वुमेन को वोटिंग का राइट नहीं था।
ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रांस वाले टॉपिक में कि वहाँ पे भी विमेन को वोटिंग का अधिकार नहीं था और नेपोलियन के रूल में तो उनको एक माइनर का दर्जा दे दिया गया था। सिमिलरली जर्मनी में भी कोई केस अलग नहीं था। विमेन जो थी पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, उनके खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, न्यूज़पेपर्स थे। डिस्पाइट दिस विमेन को वोटिंग का अधिकार नहीं था, उनको सफरेज राइट नहीं थे। अब आप ये फोटो देख सकते हो, ये फोटो कब की है? जो लिबरल लोगों ने रेवोल्यूशन किया था, यानी फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा हुए थे सेंट पॉल चर्च में। तो ये सेंट पॉल चर्च के पार्लियामेंट की फोटो है जहाँ पे नीचे लोग हैं और ऊपर विजिटर्स गैलरी में कौन है? विमेन है। तो विमेन सिर्फ एक विजिटर की तरह वहाँ पे खड़ी है, उनको कुछ बोलने का या वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से जो विमेन थी वो भी डेमोन्स्ट्रेशंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, रेवोल्यूशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, उनका काफ़ी योगदान था। डिस्पाइट दिस उनको वोटिंग के राइट नहीं थे। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, कि जर्मनी कैसे एक यूनिफाइड नेशन बनता है। जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है, प्रशिया के पास कुछ हिस्सा होता है, बाकी हिस्से ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के पास होते हैं। एंड ये जो टॉपिक है वो एक क्वेश्चन से शुरू होता है, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या कोई आर्मी किसी देश को बना सकती है? दोस्तों अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि कैसे जो लिबरल लोग थे जर्मनी के, जो मिडिल क्लास लोग थे, वो इकट्ठा होते हैं फ्रैंकफर्ट में, वो पार्लियामेंट जाते हैं सेंट पॉल चर्च में एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं, जिसको अल्टीमेटली जो राजा है वो रिजेक्ट कर देता है। जर्मनी के लोग कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन आए देश में, राजा के पास पूरी पावर ना हो और जर्मनी जो है वो एक यूनिफाइड नेशन बने, ऐसे टुकड़ों में ना बटे रहे, जर्मनी एक नेशन स्टेट बने। नेशन स्टेट क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे एक लोगों में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, शेयर्ड हिस्ट्री होती है, डिसेंडेंट कॉमन होता है। तो जर्मनी के जो मिडिल क्लास लोग थे वो हमेशा से ही चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन आए, जर्मनी एक यूनिफाइड नेशन बने। तो ये जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे जो ओरिजिनली लिबरल लोग कैरी करते थे, मिडिल क्लास लोग कैरी करते थे, ये धीरे धीरे कंजर्वेटिव लोग कैरी करने लगे। अब आप सोचोगे कि कंजर्वेटिव लोग क्यों चाहेंगे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो? तो जब भी किसी देश का यूनिफिकेशन होता है तो उसका एक्सपांशन होता है, पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो ये जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे जो ओरिजिनली जर्मनी के लिबरल लोग कैरी करते थे, धीरे धीरे कंजर्वेटिव लोगों ने कैरी करना शुरू कर दिया। और जब कंजर्वेटिव लोगों ने ये आइडियोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट को कैरी करना शुरू कर दिया तो उनको लोगों का सपोर्ट भी मिला, क्योंकि लोग भी यही चाहते थे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो। तो जो प्रशिया है वो अपने कंधों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो जर्मनी का यूनिफिकेशन करेगा। प्रशिया के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क, वो अपने कंधे पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड वो 7 साल तक 3 वॉर लड़ते हैं एंड जर्मनी का यूनिफिकेशन कर देते हैं। मतलब जर्मनी के जो यूनिफिकेशन की प्रोसेस है वो 7 साल तक चलती है। 7 साल में 3 मेजर वॉर्स होते हैं एंड फाइनली 1871 में जर्मनी जो है वो यूनिफाई हो जाता है। एंड फिर पैलेस ऑफ वर्सलिस में जो केसर विलियम I है उनको यूनिफाइड जर्मनी का किंग बना दिया जाता है। अब जब केसर विलियम I यूनिफाइड जर्मनी का किंग बनता है तो वो बहुत सारे चेंजेस करता है, जैसे करेंसी मॉडर्नाइज कर देता है, जुडिशरी सिस्टम अच्छा कर देता है, लीगल सिस्टम अच्छा कर देता है। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि कैसे जो जर्मनी की आर्मी होती है, बेसिकली जो प्रशिया की आर्मी होती है, वो जर्मनी के यूनिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका रहेगा? ऑटो वॉन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर होते हैं प्रशिया के, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन का और प्रशिया की आर्मी के साथ वो जर्मनी को एक यूनिफाइड नेशन बना देते हैं। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिफिकेशन से पहले इटली में क्या था। इटली बहुत ज़्यादा डिवाइडेड था। सार्देनिया पिडमाउंट का एरिया था, नॉर्थ, सेंटर और साउथ था। सार्देनिया पिडमाउंट वाला एरिया था, उसको कौन रूल कर रहा था? इटालियन प्रिंसली हाउस रूल कर रहे थे, जिसके राजा थे विक्टर इमैनुअल II। तो ओरिजिनली यूनिफिकेशन से पहले जो सार्देनिया पिडमाउंट वाला एरिया था वहीं पे ओरिजिनली जो इटालियन लोग थे वो रूल कर रहे थे। बाकी जो इटली का एरिया था वहाँ पे अलग लोग रूल कर रहे थे। जैसे नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था, सेंटर जो थी पैपल स्टेट वहाँ पे रूल कर रहा था पॉप, और साउथ में जिसको बोला है किंगडम ऑफ 2 सिटीज उसमें रूल कर रहा था बोर्बन किंग।
किंग ऑफ स्पेन। तो इस तरीके से इटली जो था वो डिवाइडेड था। ओरिजिनली जो इटालियन लोग थे वो कहाँ पे रूल कर रहे थे? सिर्फ सार्डिनिया पिडमाउंट में। तो सार्डिनिया पिडमाउंट के जो इटालियन प्रिंसली हाउस होता है उसके जो किंग होते हैं विक्टर इमैनुअल टू, वो डिसाइड करते हैं, वो अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वो इटली को यूनिफाई करेंगे। तो विक्टर इमैनुअल टू के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं कैवर, वो उनकी मदद करते हैं नॉर्थ को जीतने में। जुजेप्पे गैरिबाल्डी हैं, वो मदद करते हैं विक्टर इमैनुअल टू को साउथ को जीतने में। एंड जब सेंटर देखता है कि नॉर्थ को भी जीता जा चुका है, साउथ को भी जीता जा चुका है, तो सेंटर जो है अपने आप ही घुटने टेक देता है। तो इस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन होता है। दोस्तों, अब जब हम इटली के यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो हमें जुजेप्पे मजीनी का नाम लेना ही पड़ेगा। अब जुजेप्पे मजीनी का एज सच यूनिफिकेशन में कोई हाथ नहीं होता है, ना ही उनके कोई रेवोल्यूशन ऐसे सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन हमने जुजेप्पे मजीनी के बारे में पढ़ा कि कैसे वो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। 24 साल की उम्र में उनको एग्जाइल दे दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था। वो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, बाद में वो 2 सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण भी करते हैं, फाउंडर भी बनते हैं। तो जुजेप्पे मजीनी ने कहीं ना कहीं ये चिंगारी लगा दी थी कि जो इटली है उसका यूनिफिकेशन होना चाहिए। इसीलिए जब हम इटली के यूनिफिकेशन की बात करेंगे तो हम जुजेप्पे मजीनी का नाम लेंगे। अब जैसे कि हमने डिस्कस करा कि जो विक्टर इमैनुअल टू के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं कैवर, वो मदद करते हैं विक्टर इमैनुअल टू को नॉर्थ को जीतने में, जिसको इनिशियली कौन रूल कर रहा था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अंपायर। तो जो चीफ मिनिस्टर कैवर होते हैं वो ना तो कोई रेवोल्यूशनरी होते हैं, ना कोई डेमोक्रेट, यानी ना तो वो कोई क्रांतिकारी होते हैं, ना वो कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे। लेकिन यहाँ पे एक लाइन दी गई है कि ही स्पोक फ्रेंच बेटर देन ही डिड इटालियन, यानी थे तो वो इटालियन लेकिन वो फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोलते थे, जिसका मतलब है कि फ्रांस के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। एंड फ्रांस की मदद से ही वो जो नॉर्थ का हिस्सा है उसको जीतने में कामयाब हो जाते हैं एंड सक्सेसफुल हो जाते हैं इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859, जो नॉर्थ के एरिया को रूल कर रही थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है जुजेप्पे गैरिबाल्डी। अब ये अलग है, जुजेप्पे गैरिबाल्डी अलग है, जुजेप्पे मजीनी अलग है। जुजेप्पे गैरिबाल्डी भी इटली के यूनिफिकेशन में अपना योगदान देते हैं एंड वो साउथ के हिस्से को जीतने में मदद करते हैं, जहाँ पे ओरिजिनली कौन रूल कर रहा था? स्पेनिश रूलर्स थे। तो ये जो जुजेप्पे गैरिबाल्डी होते हैं वो साउथ में जो लोकल पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनकी मदद से स्पेनिश रूलर्स को भगाने में कामयाब हो जाते हैं और साउथ में अपने कंट्रोल को पा लेते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस करा कि जब सेंटर देखता है कि नॉर्थ पे भी अब इटली का कब्जा है, साउथ पे भी इटली का कब्जा है, तो वो सेंटर अपने आप ही गिव अप कर देता है और इस तरीके से इटली का जो यूनिफिकेशन है वो हो जाता है। और 1861 में विक्टर इमैनुअल टू को यूनाइटेड इटली का किंग प्रोक्लेम कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जब हम इटली के यूनिफिकेशन को समझाएंगे तो हमको किन किन लोगों का नाम लिखना है? जुजेप्पे मजीनी का, विक्टर इमैनुअल टू का, चीफ मिनिस्टर कैवर का एंड जुजेप्पे गैरिबाल्डी का। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है ब्रिटेन केस। अब ब्रिटेन के केस को स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन बोला गया है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने जर्मनी में देखा, जैसा हमने इटली में देखा कि कैसे जो यूनिफिकेशन की प्रोसेस है वो रिवोल्यूशन के थ्रू होती है, वॉर्स के थ्रू होती है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। ब्रिटेन बहुत ही चालाकी से ब्रिटेन बनता है, वो हम देखने वाले हैं कैसे। इसीलिए ब्रिटेन के केस को स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन बोला गया है। अब सबसे पहले ब्रिटिश आइल्स को समझो। जो ब्रिटिश आइल्स है उसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नदर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, अब ये देखो कि यूरोप में कौन सा कल्चर प्रेवलेंट है? क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन कल्चर है, वहाँ क्रिश्चियन रिलीजन है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी 2 टाइप के लोग होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अब कैथोलिक लोग अपनी एक आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं और प्रोटेस्टेंट जो होते हैं वो कैथोलिक से डिफरेंट होते हैं, सॉर्ट ऑफ अपोजिट होते हैं एंड वो अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो यूरोप में क्रिश्चियनिटी पॉपुलर है, प्रेवलेंट है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी 2 टाइप के लोग हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अब इंग्लैंड जो है वहाँ पे प्रोटेस्टेंट लोग ज़्यादा हैं, यानी इंग्लैंड जो है वो प्रोटेस्टेंट डोमिनेटेड कंट्री है। और जो आयरलैंड था, जो अभी डिवीजन में आप देख रहे हो, पहले वो एक ही आयरलैंड हुआ करता था और वो था कैथोलिक डोमिनेटेड कंट्री। इतना समझ में आ गया? अब इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो जो मिडिल क्लास लोग थे वो प्रॉस्पेरस होने लगे, उनके पास पैसा आने लगा।
तो उन्होंने क्या किया, आइल्स की जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उस पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया, उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड जो है एक यूनियन साइन करता है स्कॉटलैंड के साथ और स्कॉटलैंड को अपने में मिला लेता है। अब स्कॉटलैंड में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों टाइप के लोग रहते हैं, लेकिन इंग्लैंड क्या है, प्रोटेस्टेंट डोमिनेटेड कंट्री है। तो जब इंग्लैंड एक यूनियन साइन करता है स्कॉटलैंड के साथ, तो वहाँ के जो कैथोलिक लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको हरास किया जाता है, परेशान किया जाता है। एंड स्कॉटलैंड जो था उसका अपना एक कल्चर था, अपनी एक लैंग्वेज थी, अपने कॉस्ट्यूम के तौर तरीके थे। लेकिन जब इंग्लैंड स्कॉटलैंड के साथ यूनियन साइन करता है, जो स्कॉटलैंड की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है वो पूरी खो जाती है। स्कॉटलैंड का जो इंडिविजुअल अपना कल्चर होता है वो सप्रेस करा जाता है इंग्लैंड के थ्रू। इतना समझ गए। अब ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्री आती है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। जो आप ग्रीन में देख रहे हो वो पूरी होती है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब क्या होता है, इंग्लैंड के जो लोग होते हैं वो प्रोटेस्टेंट डोमिनेटेड कंट्री है ना। तो इंग्लैंड के जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो जो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट थे उनको सपोर्ट देते थे। देखो आप ये फिर से समझो कि इंग्लैंड जो है वो एक प्रोटेस्टेंट डोमिनेटेड कंट्री है, और जो आयरलैंड था अभी डिवीजन में हो गया है लेकिन पहले डिवीजन नहीं था। तो ओवरऑल जो आयरलैंड था वो कैथोलिक डोमिनेटेड कंट्री थी। तो इंग्लैंड के जो प्रोटेस्टेंट होते थे वो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को अपना सपोर्ट देते थे, है ना। तो अब प्रोटेस्टेंट लोगों ने आयरलैंड के क्या बोला कि हमको एक अलग देश चाहिए, क्योंकि आयरलैंड कैथोलिक डोमिनेटेड है। तो इंग्लैंड के जो लोग थे प्रोटेस्टेंट वो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को अपना सपोर्ट देते थे। अब आयरलैंड के जो लोग थे वो कंट्री का हिस्सा नहीं चाहते थे, तो वो रेवोल्यूशन भी करते हैं, जिसमें वॉल्फ टोन होते हैं जो रेवोल्यूशन करते हैं कि आयरलैंड का डिवीजन नहीं होना चाहिए और इंग्लैंड का जो दबदबा है आयरलैंड पे वो कम होना चाहिए। लेकिन वो रेवोल्यूशन फेल हो जाता है, कंट्री का डिवीजन हो जाता है, और अब आयरलैंड के दो डिवीजन हो जाते हैं, नदर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। नदर्न आयरलैंड प्रोटेस्टेंट डोमिनेटेड कंट्री बन जाता है। तो इस तरीके से जो इंग्लैंड होता है वो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करता है। उन इंग्लैंड की वजह से जो हमारा आयरलैंड है वो डिवाइड हो जाता है, एंड फाइनली यूनाइटेड किंगडम में नदर्न आयरलैंड भी शामिल हो जाता है। तो ऑलरेडी ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्री थी, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, और उसमें अब नदर्न आयरलैंड भी शामिल हो जाता है। ऑलराइट, तो दोस्तों हमारे चैप्टर में यही बताया गया है कि जो ब्रिटेन है वो कोई वॉर के थ्रू या कोई रेवोल्यूशन के थ्रू ब्रिटेन नहीं बना, एक लंबी प्रोसेस के बाद ब्रिटेन बनता है। In Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. It was the result of a long drawn out process. तो पहले 18th सेंचुरी में ब्रिटिश नेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ब्रिटिश आइल्स था, ब्रिटिश आइल्स में बहुत सारी कंट्रीज थी जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, एंड यहाँ पे लोग अलग अलग भाषा बोलते थे। इंग्लैंड के लोग इंग्लिश बोलते थे, स्कॉटलैंड के लोग स्कॉट बोलते थे, आयरलैंड के लोग आयरिश बोलते थे, एंड वेल्स के लोग वेल्श कहलाते थे या वेल्श लैंग्वेज बोलते थे। अब क्या होता है, हमने डिस्कस करा कि जो इंग्लैंड है उसमें जो मिडिल क्लास लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और प्रॉस्पेरस हो जाते हैं ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनके पास पावर आ जाता है। तो इंग्लैंड में ओरिजिनली मोनार्कियल रूल हुआ करता था, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को दबदबा पार्लियामेंट में ज़्यादा होता है, एंड वो क्या करते हैं, मोनार्की से ले आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब राजा तो है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा। उसके बाद जब इंग्लैंड पावरफुल हो जाता है, प्रॉस्पेरस हो जाता है, तो एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, और उसमें क्या होता है, दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मेंट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। तो जब यूनियन साइन होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, तो स्कॉटलैंड की अपनी एक जो आइडेंटिटी होती है, कल्चर होता है, लैंग्वेज है, उसको दबा दिया जाता है। The growth of the British identity meant that the Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. They were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress, and large numbers were forcefully driven out of their homeland. क्योंकि हमने देखा कि जो इंग्लैंड है वो प्रोटेस्टेंट डोमिनेटेड कंट्री है, और हमारा जो स्कॉटलैंड था उसमें भी दोनों टाइप के लोग रहते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई, उनको घर से भी भगा दिया गया, अपने घर से भी भगा दिया गया, उनके साथ हरासमेंट भी हुई, एंड ओवरऑल जो स्कॉटलैंड के लोग थे उनको अपना कल्चर खोना पड़ा। आयरलैंड के साथ भी यही हुआ।
Ireland suffered a similar fate. It was a country deeply divided between Catholic and Protestant. लेकिन आयरलैंड ओवरऑल कैथोलिक डोमिनेटेड था. तो क्या करता था, इंग्लैंड के जो प्रोटेस्टेंट थे वो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को अपना सपोर्ट देते थे. द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री. तो जो आयरलैंड के कैथोलिक लोग थे, कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वाज सप्रेस्ड. After a failed revolt led by Wolfe Tone and his United Irishmen, Ireland was forcefully incorporated into the United Kingdom in 1804. तो हमने देखा कि जब इंग्लैंड के लोग आयरलैंड को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे रेवोल्यूशन भी होता है, मेजरली लेड बाय वोल्फ टोन, लेकिन वो फेल हो जाता है. और फिर जो नॉर्दर्न आयरलैंड होता है वो भी इंग्लैंड को ज्वाइन कर लेता है. अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर. ठीक है, फिर ये पूरा एक इंग्लिश कल्चर बन जाता है. किसका किसका? इंग्लैंड का, स्कॉटलैंड का, वेल्स का और नॉर्दर्न आयरलैंड का. द सिम्बल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटेन फ्लैग, द नेशनल एंथम, द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज अ सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन. फिर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए नया झंडा लाया जाता है, एक नए गाने बनाए जाते हैं, नया एंथम बनाया जाता है. लेकिन जो कंट्री इंग्लैंड के साथ यूनियन में आई या इंग्लैंड को ज्वाइन करी, उन्होंने अपना खुद का कल्चर और लैंग्वेज और सब कुछ खो दिया. और मेजरली वो जो एरिया था, ये जो न्यू यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन था, वो इंग्लिश डोमिनेंट हो गया. तो ये था स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है विजुअलाइजिंग नेशन. विजुअलाइजिंग नेशन का मतलब है किसी नेशन के बारे में जब हम सोचते हैं तो या तो हम उसका नेशनल एंथम सोचते हैं, या नेशनल फैक्ट सोचते हैं, या तो उसका मैप सोचते हैं. ठीक है, तो विजुअलाइजिंग नेशन का मतलब है किसी नेशन को चेहरा दे देना, बेसिकली पर्सोनिफाइंग अ नेशन. पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है? जब हम एक नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं. तो उस टाइम पे रिप्रेजेंटेशन होने लगा ऑफ अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन. नेशंस वर पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स, जैसे हम बोलते हैं भारत माता. सिमिलरली फ्रांस में फीमेल फिगर दे दिया गया था नेशन को, दैट इज क्रिस्टीन मैरियान, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम. और वो नेशन का आइडिया कैरी करती थी. कौन सा आइडिया कैरी करती थी? लिबर्टी का, रिपब्लिक का. और उनका आइडेंटिफिकेशन क्या था? रेड कैप, ट्राइकलर और कोकेट. अब ये जो स्टैचू था ना क्रिस्टीन मैरियान का, इसको चौराहे पर लगा दिया गया था और इनकी जो फोटो थी वो कॉइन्स और स्टैम्प्स में भी आने लगी. सिमिलरली जर्मनी में जर्मेनिया हो गई थी, जैसे भारत में भारत माता हो गया, वहाँ पे जर्मेनिया माता हो गया. और उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होने लगा? क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. हीरोइज्म मतलब हीरो वाली आइडियोलॉजी जो फॉलो करता है. तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है कि किस तरीके से नेशन को एक फेस दे दिया गया. तो फ्रांस में क्रिस्टीन मैरियान थी एंड जर्मनी में जर्मेनिया. दोस्तों, हमारा लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. नेशनलिज्म का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद की भावना. एंड इंपीरियलिज्म का मतलब क्या है? इंपीरियलिज्म का मतलब है जो रिच और पावरफुल कंट्रीज होती हैं वो कमज़ोर कंट्रीज को कंट्रोल करने की, डोमिनेट करने की कोशिश करती है, उसको बोला है इंपीरियलिज्म. अब इस पूरे टॉपिक में एक रीजन की बात हुई है जिसको बोला है बाल्कन एरिया. बाल्कन एरिया में ना अलग अलग टाइप के लोग रहते थे. द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन. और वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको क्या बोला जाता था? स्लाव बोला जाता था. और ये जो पूरा बाल्कन एरिया था वो ऑटोमन अम्पायर के अंडर था. लेकिन धीरे धीरे ऑटोमन अम्पायर के जो रूलर्स थे वो वीक होते चले गए. एंड यहाँ के लोगों ने क्या बोला कि हम लोग अलग अलग हैं, हमारा एथनिक वेरिएशन है, हम कल्चर में अलग हैं, लैंग्वेज में अलग है. तो धीरे धीरे लोगों ने इंडिविजुअल कंट्री बना ली. वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट. तो लोगों ने बोला हम अलग अलग हैं, तो सभी लोगों ने अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना ली, जिसको आज हम देख सकते हैं बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, क्रोएशिया. तो ये सारी कंट्रीज बन गई. अब क्या हुआ? कंट्रीज तो बन गई, लेकिन ये जो सारी कंट्रीज थी ना एक दूसरे से बहुत जेलस होती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करती थी. अब वहाँ तक तो ठीक था. इनकी लड़ाई में जब बिग पावर्स शामिल हो गए तो लड़ाई और भी भयंकर हो गई. कौन थे वो बिग पावर्स? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी. तो ये जब इनकी लड़ाई में शामिल हो गए तो लड़ाई थी और भी भयंकर हो गई. अब आप बोलोगे कि ये क्यों शामिल हो गए? तो इन लोगों ने भी एक एक कंट्री को सपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि इनका पॉलिटिकल डोमिनेंस बने, उस कंट्री के साथ रिश्ते अच्छे हो तो ट्रेड अच्छा हो. तो इस तरीके से इन्होंने जो रिच और पावरफुल कंट्रीज थी, कौन? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, इन्होंने भी
इन कंट्रीज़ को, पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज़ को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण हालात इतने बिगड़ गए कि हमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस टॉपिक में यही बताया गया है कि कैसे नेशनलिज्म से शुरुआत होती है और वो इम्पीरियलिज्म में बदल जाता है। जैसे बाल्कन एरिया में पहले एथनिक वेरिएशन था, तो लोगों ने क्या बोला कि भैया हम लोग सब अलग हैं, हमारे कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो इंडिविजुअल कंट्री बना लेते हैं, बना ली। लेकिन बाद में क्या होने लगा, ये कंट्रीज एक दूसरे को डोमिनेट करने लगी, जिसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ गई। एंड फिर जब बिग पावर ने इसमें एंट्री ले ली, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड ने, तो वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन गई। तो यही था हमारा टॉपिक, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको एक रिवाइज करा देती हूँ। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा कि किस तरीके से नेशनलिज्म की मूवमेंट जो है वो फ्रांस से शुरू होती है और बाकी कंट्रीज़ में फैल जाती है। फिर हमने पढ़ा कि फ्रांस कैसे मोनार्की को हटा देता है और रिपब्लिकन रूल ले आता है। थोड़े टाइम तक रिपब्लिकन रूल जब होता है तो बहुत सारे चेंजेस करे जाते हैं, नया फ्लैग, यूनिफॉर्म लॉज और वो सब लिया जाता है कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए। उसके बाद नेपोलियन पावर में आ जाता है, तो नेपोलियनिक कोड लेके आता है वो, उसको लोग अपोज करते हैं क्योंकि बहुत सारा पॉलिटिकल, एक तो फ्रीडम उसमें होता नहीं है, सेंसरशिप बहुत सारी होती है, तो लोग उसको अपोज करते हैं। फिर बैटल ऑफ वाटरलू होता है, जिसमें नेपोलियन का वॉर 4 देशों से होता है, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, जिसमें नेपोलियन हार जाता है। नेपोलियन के हाथ ही कंजर्वेटिव रूल जो है वो वापस आ जाता है। कंजर्वेटिव लोग प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन में विश्वास करते हैं एंड वो मोनार्कियल रूल को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, जिसमें रिवोल्यूशनरीज का जन्म होता है, जिसमें मेन नाम निकल के हम एक का नाम लेते हैं, इटालियन रिवोल्यूशनरी जुजेप्पे मजीनी का। जुजेप्पे मजीनी 24 उम्र में ही बहुत सारा रेवोल्यूशन करते हैं, एग्जाइल जाते हैं, 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करते हैं। एंड फिर हमने एज ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ा कि किस तरीके से फ्रांस में रेवोल्यूशन शुरू होता है, फिर वो बेल्जियम में होता है, फिर वो ग्रीस में होता है। फिर हमने हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट पढ़ा कि किस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस हमको देखने को मिलते हैं इन 1832 1848, जिसमें फ्रांस में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन होता है, किंग भाग जाता है, नेशनल असेंबली रेस्क्यू करने के लिए आती है। फिर हमने देखा कि रोमांटिक इमेजिनेशन बताया गया कि किस तरीके से कल्चर, लैंग्वेज को यूज़ करा गया नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए। पोलैंड का हमने केस देखा कि रशियन डोमिनेंस उस पर कितनी थी, एंड देन पोलैंड जो है अपनी लैंग्वेज को यूज़ करता है रेजिस्टेंस दिखाने के लिए। फिर हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ा कि पहले फ्रैंकफर्ट में वो इकट्ठे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाते हैं, राजा रिजेक्ट कर देता है, एंड देन बाद में जो ये नेशनल सेंटिमेंट्स हैं कंजर्वेटिव लोग खुद फॉलो करने लगे, कैरी करने लगे, एंड वो जो जर्मनी का चीफ मिनिस्टर है, कौन, ऑटो वॉन बिस्मार्क, वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जर्मनी के यूनिफिकेशन का, 7 साल में 3 बार लड़के यूनिफाई कर देते हैं। एंड फिर हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखा कि कैसे सार्डिनिया पिडमोंट से विक्टर इमैनुअल II शुरू करता है यूनिफिकेशन। फिर नॉर्थ को जीतते हैं, साउथ को जीतते हैं अपने चीफ मिनिस्टर की मदद से, जुजेप्पे गैरिबाल्डी एंड कैवोर की मदद से वो जीतते हैं इटली के बाकी हिस्से, एंड जो पेपल स्टेट है वो खुद ही दे देता है अपने आप, ठीक है। तो इस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन होता है। फिर हमने स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन देखा कि ब्रिटेन में बिना लड़ाई के ही कैसे ब्रिटेन बनता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि नेशन को फेस कैसे देते हैं, फिर हमने उसके एग्जाम्पल्स देखें, एंड लास्ट में हमने डिस्कस करा डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, एंड हमने देखा कि जो बाल्कन का एरिया है किस तरीके से एक जंग का मैदान बन जाता है, एंड लड़ाई और भी भयंकर हो जाती है जब जो बिग पावर्स है उसमें हिस्सा ले लेते हैं और वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन बन जाती है, वर्ल्ड वॉर 1 होता है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी तरफ से हिस्ट्री चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।